हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू। हमने पिछले क्लास में किया था इंडियन पॉलिटी का पार्ट 5। आज पार्ट 6 कर रहे हैं हम लोग। पहले क्लास में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य क्या हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ओके। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी सारा समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को होता है, वैसे ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का निवारण, जो भी समाधान है, उसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है, उच्चतम न्यायालय को दिया जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 63, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान। अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत के लिए उपराष्ट्रपति का प्रावधान। अनुच्छेद 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। अब हम लोग देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनकी पदावधि थी 1952 से लेकर 1962 तक। भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। एक क्या है, इनका पदावधि है 1962 से 1967 तक। ऐसे ही मतलब 13वां श्री, जो अभी भी वर्तमान में है, श्री मुम्पा बरापू वेंकैया नायडू 2017 से अब तक। किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता। किस सदन, माफ कीजिएगा, इसमें किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। अब हम लोग तुलना करेंगे कि राष्ट्रपति
और उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन किन पर भारित होता है? भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये हम लोग याद रखेंगे। चलिए आगे पढ़ते। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये याद रखेंगे हम लोग। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। यह अवधि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितनी न्यूनतम संख्या होनी चाहिए? तो 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है लेकिन समानता होता है लोकसभा का, और राज्यसभा का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 क्या करता है? अनुच्छेद 75 क्या करता है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद का आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? यह भी इम्पोर्टेंट है। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया कि लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। और किसे मिलाकर? मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा में सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। यह किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है? तो 91वां यानी कि 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत। संसद का सदस्य होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति केंद्रीय मंत्री 6 महीने तक ही रह सकता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257 के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह अनुच्छेद 257 के तहत किया गया है। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में
कार्यपालिका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन कार्य करती है। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ कटाजू। ये याद रखेंगे हम लोग। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू है, कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के शनमुगम चेट्टी थे। श्री आर के शनमुगम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? श्री आर के शनमुगम चेट्टी थे। और नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ कटाजू। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री का एक क्वेश्चन पूछता है। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक मतलब अचानक निधन हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह। इनका चरण एक बार भी संसद में नहीं गया। ऐसे ट्रिक लगा कर मुझको लोग याद रखेंगे कि इनका चरण एक बार भी संसद में नहीं गया। ऐसे कौन प्रधानमंत्री? तो चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? ये इम्पोर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के 3 में। अनुच्छेद 352 के 3 में मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 के 3 में किया गया है। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर, ऑरेंज पेपर ये सब तो पढ़े ही हैं। येलो पेपर फ्रांस से हैं, ऑरेंज पेपर नीदरलैंड से हैं, ये सब तो हम लोग पढ़े ही हैं। तो व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर। किनके प्रतिवेदन? ये भी इम्पोर्टेंट है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पर आधारित था। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। अब हम लोग मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या और कैबिनेट के बीच क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री, इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य के मंत्री एवं उप मंत्री तीनों शामिल होते हैं। और इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वर्णन अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। और मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। संविधान के मूल पाठ में नहीं था। यह संविधान के मूल पाठ में नहीं था और लेकिन मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद 74 एवं 75 में है। और ये 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। हम लोग ऊपर पढ़े थे। सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। किसका? मंत्रिपरिषद का। अब हम लोग पढ़े मंत्रिमंडल का क्या है। व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये हम लोग याद रखेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में पढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। भारत के 3 विधि अधिकार हैं। भारत के कितने विधि अधिकार हैं? 3। भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत का महाधिवक्ता, भारत के अपर महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के 3 विधि अधिकार हैं। भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत के अपर महाधिवक्ता। भारत के 3 विधि अधिकार हैं। ये हम लोग याद रखेंगे।
भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो MC शीतलबाड़, ये हम लोग याद रखेंगे। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो MC शीतलबाड़। शीतल महान्यायवादी शीतल है, तो ऐसे याद रखेंगे। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलबाड़। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 76 के 4 महान्यायवादी किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। भारत के महान्यायवादी को क्या देने का अधिकार नहीं है? वोट देने का अधिकार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी का अधीनस्थ। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? महान्यायवादी का अधीनस्थ जो भी। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर वैधानिक है। भारत के प्रथम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन थे? बी नरहरि राव। ये पूछेगा एग्जाम में। भारत के प्रथम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन होते? तो श्री वी नरहरि राव। कौन थे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? बी नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन सलाह देता है? महाधिवक्ता। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को सृजन किसके द्वारा किया जाता है? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति। अनुच्छेद 149 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 के तहत संघ एवं राज्यों के लेखा प्रारूपों से संबंधित राष्ट्रपति को सलाह। अनुच्छेद 151 के तहत अंकेक्षण प्रतिवेदन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। हो गया आज हम लोग का कंप्लीट। कल हम लोग और आगे करेंगे पार्ट 7। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।